हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है, उम्मीद है इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट जो इसका मैंने बनाया था वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब हम पार्ट सेकंड की ओर बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले कॉपी पेन साथ में रख के चलना। ठीक है, और साथ साथ बड़े ध्यान से सुनते चलना, लिखते चलना। ठीक है दोस्तों, आसान भाषा में समझाऊंगा। देखो, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, अब इसका सेकंड पार्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान देना। और उम्मीद है आपने फर्स्ट जो इसका पार्ट 1 बनाया था वो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, इससे आगे दोस्तों इससे सिवाय और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, मैं चैप्टर का बुक का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं करवाया हूँगा। ठीक है, इससे दूसरी जगह आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब हम इसमें पढ़ेंगे रजवाड़े। ठीक है दोस्तों, हमारा जो इंडिया है, बताया था कि इंडिया स्टार्ट में है ना, स्टार्ट में जो इंडिया था वो कितने भागों में बटा था दोस्तों? 2 भागों में बटा था ना। एक ब्रिटिश इंडिया कितने भागों में बटा था? ब्रिटिश और दूसरा देसी रजवाड़े यानी जहाँ राजा का शासन होता है। इन 2 भागों में बटा था इंडिया। अब देखो, मैं इसमें यह बताऊंगा कि रजवाड़े मतलब कि रजवाड़े होते कौन है। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट 1 में देख लिया होगा कि भारत राष्ट्र निर्माण आखिर हुआ कैसे, कौन कौन सी समस्याएं आई और विभाजन की समस्याएं कौन कौन सी, परिणाम कौन कौन से निकले। ठीक है, ये अब इसमें देखेंगे रजवाड़े कौन होते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी थी, और भारत में आखिर ये 28 राज्य कैसे बने, और राज्यों का बनने का सिलसिला आखिर कैसे शुरू हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत का बंटवारा हुआ वो हमारा किस आधार पे हुआ। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज आ जाते हैं, और ऑप्शन जब देता है कि भाई भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ, ऑप्शन दे दिया धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे, तो क्या बच्चे भाषा के आधार पे लगा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का बंटवारा जो हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ, ये मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिया है। और जो अब स्टेट बनेंगे, जो राज्य बनेंगे, वो भाषा के आधार पे बनेगा। किस आधार पे बनेगा? भाषा के आधार पे। तो इसमें यही देखेंगे कि कौन कौन से राज्य बनना कब कब शुरू हुए। ठीक है, और किस आधार पे राज्य बनना शुरू हुए, ये सारे देखेंगे। सबसे पहले जानते हो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे ये देता है कि रजवाड़ों की आखिर संख्या कितनी थी। 1 मार्क का क्वेश्चन ये हो जाएगा, रजवाड़ों की संख्या जो थी वो टोटल थी 565। कितनी थी? 565। 1 नंबर का ये देता है, कई बार आया हुआ है कि रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी, 565। और रजवाड़ा शब्द का अर्थ पता नहीं है, कई बच्चों को पता नहीं होगा रजवाड़ा क्या होता है। तो रजवाड़ा या रजवाड़े वो होते हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर राजा शासन करते हैं, उसे बोलते हैं रजवाड़ा। ठीक है, क्लियर है? 565 ये क्वेश्चन विद आंसर लिख दिया हूँ, फटाफट लिख लेना ये। अगला क्वेश्चन है इसमें कि उन रजवाड़ों के नाम बताइए जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है, या ऐसे भी दे देता है कि 5 ऐसे रजवाड़ों के नाम बताइए। ऐसे कौन से 5 रजवाड़े थे जिनको मिलाने में काफ़ी समस्याएं आई। समझ में आया? रजवाड़ों को दोस्तों भारत में मिलाया जा रहा था। ठीक है, और मिला के फिर बाद में एक एक करके राज्य बनना शुरू हुआ। क्लियर है? अब देखो, रजवाड़े 5 ऐसे रजवाड़े थे जिनको मिलाने में समस्याएं आई, जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, और ऐसे 2 भी, और इन 5 में से 2 ऐसे रजवाड़े थे जिनको मिलाने में तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आई, समस्याएं आई, और जोर जबरदस्ती भी करना पड़ा। बताऊँगा कौन से हैं। तो 5 रजवाड़े जो हैं वो है कश्मीर, जो आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मणिपुर तुम्हारा ये इधर हो गया। जूनागढ़ ये तुम्हारा गुजरात में है। उसके बाद हैदराबाद ये तुम्हारा ये हो रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, त्रावणकोर ये तुम्हारा केरल में है। समझ में आया दोस्तों? केरल की राजधानी क्या आपको पता है? तिरुवनंतपुरम है ना। पहले त्रावणकोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? त्रावणकोर ये था। तो ये 5 जगह आपको स्टेट याद होने चाहिए कहाँ कहाँ पे थे पहले। समझ में आया ना? ये 5 पहले स्टेट थे।
और इन्हीं में से बहुत सारे स्टेट बनेंगे, बताऊंगा आगे। ये 5 मैप में भी पूछ लेता है कि भारत का जूनागढ़ कहाँ पे स्थित था, जूनागढ़, त्रावणकोर या कश्मीर या मणिपुर या हैदराबाद, समझ में आया? तो मैप में भी पूछ लेता है, ये नाम पूछ लेता है। तो ये 5 वो रजवाड़े थे जिनको मिलाने में काफ़ी समस्याएं आई। चल झूठा। अब इनमें से 5 ऐसे 2 कौन से थे जिनको मिलाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, जोर जबरदस्ती करना पड़ा? तो वो था तुम्हारा हैदराबाद और दूसरा मणिपुर। ये 2 ऐसे रजवाड़े थे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये 2 ऐसे रजवाड़े थे जिनको मिलाने के लिए राजा पर जबरदस्ती भी करना पड़ा। आगे बताएंगे कैसे मिला, इन दोनों का वक्त दे रखा है। हैदराबाद मणिपुर का विलय भारत में कैसे हुआ ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? 6 नंबर का क्वेश्चन देता है इस पर, आगे देखेंगे। तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन ये है, वो मैंने लिखा नहीं है, बता देता हूँ कि आखिर जो रजवाड़ों को मिलाने का जो जिम्मा सौंपा गया ना था दोस्तों, वो सौंपा गया था पटेल साहब को। किसको सौंपा गया था? पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम सुना होगा आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उस समय होम मिनिस्टर थे, ठीक है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे ये उस टाइम पे, ठीक है। और प्रथम प्रधानमंत्री वो थे नेहरू जी। तो ये पटेल साहब को रजवाड़ों को मिलाने का काम सौंपा गया था, और इन्हीं की वजह से आज इतने सारे राज्य जो आप देख रहे हो है। अगर ये ना होते, ये नहीं मिलाते, तो आज जो आप राज्य देख रहे हैं राज्य नहीं देश होता, अलग अलग। समझ में आया? तो ये रजवाड़ों को मिलाने का काम किसको सौंपा गया था? पटेल जी को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको ध्यान है गुजरात में जो बना है, वो इन्हीं की याद में बना है। समझ में आया? क्योंकि इन्होंने भारत को एकता के सूत्रों में बांधा है। चलो ये हो गया। अब देखो, रजवाड़ों को मिलाने के लिए ना एक पत्र तैयार किया गया। रजवाड़े ऐसे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने छोड़ रखा था कि भाई, अंग्रेजों ने यह कह रखा था कि रजवाड़े जो हैं वो अपने मन मर्जी से मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि रजवाड़ों को मिलाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। ये उनको छूट दी गई कि रजवाड़े अपने मन मर्जी से मिलना चाहे भारत में तो मिले, नहीं तो नहीं मिले, स्वतंत्र रह सकते, ये था। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, ठीक है। भारत सरकार चाहती थी कि अगर बातचीत से मिलते तो ठीक है, नहीं तो फिर लतिया के मनवाएंगे। समझ में आया ना? क्लियर है? लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो पहले बात फिर लात। समझ में आया दोस्तों? ये हो गया। तो उन्होंने एक प्रस्ताव निकाला। क्या निकाला? प्रस्ताव, जिसे नाम दिया गया विलय सहमति पत्र। एक पत्र, ये क्वेश्चन है, विलय सहमति पत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या था? ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है विलय सहमति पत्र से क्या अभिप्राय है या किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं, 1 मार्क में या 2 मार्क्स में, ठीक है। या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोल देता, क्या है, क्या था। तो देखो, विलय सहमति ये एक ऐसा पत्र था। क्या था? एक पत्र, ठीक है। ये एक ऐसा पत्र था, इसका आंसर ये है। विलय सहमति पत्र एक ऐसा प्रस्ताव था, एक ऐसा पत्र था जिस पर राजाओं द्वारा, किसके द्वारा? राजाओं द्वारा साइन, हस्ताक्षर करने का मतलब था कि ये राजा भारत में मिलने के लिए तैयार है। समझ में आया क्या है ये? विलय सहमति पत्र एक ऐसा प्रस्ताव था, ठीक है, जो राजाओं द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, साइन करने का मतलब था कि राजा खुद अपनी मर्जी से भारत में मिलने के लिए तैयार है। समझ में आया? एग्रीमेंट जो होता है एक तरह का, तो वो ये था विलय सहमति पत्र, ये तैयार किया गया था। एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी होता है ना, किसी भी चीज़ का करते हैं तो। अब देखो, अब है आगे प्रीवी पर्स क्या था। तो देखो, विलय सहमति पत्र, पटेल साहब ऐसे रजवाड़ों के साथ पास जाते थे। आपने एक चित्र देखा होगा, ये वाला चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, राजा और पटेल साहब जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये बोलता है प्रीवी पर्स क्या था। कई बच्चों को पता ही नहीं रहता, प्रीवी पर्स विलय सहमति पत्र अलग अलग है, कई बच्चे एक ही कर देते हैं। तो प्रीवी पर्स ये भी है, एक प्रस्ताव है, उसी से जुड़ा हुआ। लेकिन ये प्रीवी पर्स उन राजाओं के लिए था जो भारत में मिलना चाहते थे, है ना, जो लालच के चक्कर में थे, ठीक है, जो मिलना नहीं चाहते थे एक तरह से। तो पटेल साहब ने और हमारे और भी नेताओं ने मिलकर एक उपाय ढूंढ निकाला कि भाई इनको ना लालच देना पड़ेगा, कुछ अधिकार देना पड़ेगा, कुछ धन दौलत देना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। समझ में आया? तो इन्होंने प्रीवी पर्स प्रस्ताव निकाला। प्रीवी पर्स होता क्या है, ये भी क्वेश्चन है। तो ये एक ऐसा प्रस्ताव था
पत्र था जिस पर रजवाड़ों के राजाओं को दिया जाता था ये, जिसमें उनको सुविधाएं और कई तरह के भत्ते मतलब भी सुविधा होती है, और सालाना पेंशन व धन दौलत और अधिकार देना शामिल था। ठीक है, इस प्रस्ताव के अंतर्गत क्या क्या मिलता था? धन दौलत, सुविधाएं, पेंशन और अधिकार, ये सब मिलता था। ठीक, समझ में आया? ताकि राजा एक तरह से आराम की ज़िंदगी जी सके। तो ये था प्रीव्यू पर्स। क्लियर है? अब भाई शामिल हो रहा, मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना खर्चा। राजा तो वैसे मना कर रहे थे कि हम नहीं मिलना चाहते, भाई हम खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ताकि उनका दबाव बना रहे, इसलिए नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन इन लोगों को लालच देकर मनवा लिया गया। अब रजवाड़े शब्द का अर्थ क्या है भाई? तो रजवाड़े शब्द का मतलब क्या है? जहाँ राजा शासन करते हैं। समझ में आया दोस्तों? कितना आसान है। ठीक, लिख लोगे? नोट कर लो फिर इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय आखिर कैसे हुआ। ठीक है, ऐसे केवल 2 ही रजवाड़े थे जिनको मिलाने में काफ़ी बहुत ज़्यादा समस्याएं आई, एक हैदराबाद और दूसरा मणिपुर। तो हैदराबाद जानते हैं 6 नंबर का दोस्तों बहुत बार आया हुआ है, और मणिपुर का 4 मार्क्स में देता है। ठीक है, क्योंकि वो छोटा है। भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय मतलब मिलना, कैसे मिला वो भारत से। ठीक है, देखो समझेंगे, ये मैंने इजी में लिख दिया है। ठीक है ना, नोट कर लेना इसको। ठीक, देखो काफ़ी इजी में लिखा है दोस्तों, नोट कर लेना। पहला पॉइंट है कि भाई हैदराबाद जो थी ना, एक वो बहुत बड़ी रियासत थी। रियासत मतलब एक बहुत बड़ी जगह, ठीक, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसमें आज का महाराष्ट्र, ठीक, मैं ये इंडिया बना दूँ, देखा हुआ है शायद आपने, चलो कोई नहीं, आपको पता ही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हैदराबाद। ठीक है, बना के दिखा दूँ क्या? चलो दिखाई देता हूँ। मैप वैसे थोड़ा मेरा बढ़िया बनता है, ज़्यादा है ना। देखो महाराष्ट्र, ये जो यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है, उसके बाद ये जो कर्नाटक है, और ये आंध्र प्रदेश। समझ में आया? हैदराबाद यही था ना। तो ये 3 स्टेट को मिला के क्या बनता था? हैदराबाद। आज का महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद। ठीक, इतनी बड़ी रियासत थी दोस्तों, सोचो। समझ में आया? हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। तो ये 3 क्षेत्र थे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, ये शामिल था। पहला पॉइंट हो गया, एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसमें आज का वर्तमान का ये आ जाता है। दूसरा पॉइंट, हैदराबाद का जो राजा था, शासक, वो कौन था? निजाम। अब दोस्तों यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद का शासक का नाम बताइए। निजाम। समझ में आया? निजाम। आप निजाम देखना चाहेंगे? दिखाऊं? देखो ये है, ये काले कोट वाला जो है वो निजाम है। ये चित्र कई बार आता है और पूछता है ये चित्र में निजाम को पहचानिए, तो ये निजाम है, और इसके साइड में सफ़ेद कुर्ते वाला कौन है? वो पटेल साहब है। समझ में आया? देखो, तो ये निजाम था, यह दुनिया के सबसे दौलतमंद मतलब अमीरी लिस्ट में आता था। दौलतमंद लोगों में इसका नाम शुमार था। शुमार क्या कहने का मतलब है? प्रसिद्ध था, अमीर था ये। ठीक है ना, और वर्ल्ड में इसका नाम था। हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहता था ये, इसीलिए। समझ में आया? जैसे अंबानी का नाम आता है ना अमीरी लिस्ट में, वैसे इसका भी नाम आता था। थर्ड पॉइंट है, अब ये अपने हैदराबाद की रियासत को ना स्वतंत्र मतलब आज़ाद रखना चाहता था। समझ में आया? तो इसलिए 1947 में इसने क्या किया? यथास्थिति बहाल रखने के लिए निजाम ने एक समझौता किया भारत से। क्या किया? एक समझौता किया और कहा कि आप हमें 1 साल के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। क्या करें? स्वतंत्र छोड़ दें फिलहाल 1 साल के लिए, डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया इसने। ठीक है, और इसके बीच भारत सरकार और निजाम के बीच बातचीत चलता रहा। कहने का मतलब छोड़ दिया, लेकिन बातचीत चलता रहा दोनों के बीच। अगला पॉइंट है कि हैदराबाद की जनता जो थी वो क्या थी? इस क्रूर, ये जो शासक था ना निजाम, ये क्रूर था, अपनी प्रजा के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार, अत्याचार करता था, शोषण करता था उनका। तो हैदराबाद की जनता अपने क्रूर शासक निजाम से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और भारत में यहाँ पे मिलना चाहती थी। देखो एक यहाँ पे बात थी, हैदराबाद की जो जनता थी ना, ये भारत में मिलना चाहती थी,
लेकिन यहाँ का जो शासक था निजाम, वो भारत में नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसकी कुर्सी चली जाती, वो राज करना चाहता था, समझ में आया। लेकिन यहाँ की जनता मिलना चाहती थी बाहर से, क्यों? ताकि उसके क्रूर व्यवहार से बच सके। अब हुआ क्या, निजाम ऐसा नहीं चाहता था। अब इसी बीच लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ठीक, लोगों ने परेशान होकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जिसमें गरीब, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार का शिकार दोस्तों यही हुआ करते थे। जब आंदोलन बड़ा होने लगा तो निजाम परेशान हो उठा काफ़ी, ठीक है। और अगला ये हुआ कि आंदोलन को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसने ना, निजाम ने एक अर्धसैनिक बल भेजा। क्या भेजा? अर्धसैनिक बल, मतलब सैनिकों का ग्रुप। अर्धसैनिक बल ये क्रूर सैनिक थे दोस्तों, जिसे रजाकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रजाकार। एक नंबर का क्वेश्चन देता है अलग से कि रजाकार कौन थे। तो रजाकार कौन थे? अर्धसैनिक बल, निजाम द्वारा भेजे गए क्रूर सैनिक, समझ में आया? अर्धसैनिक बल, रजाकार भेजा, जिसने खासकर गैर मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम नहीं थे, निजाम तो मुस्लिम था, अब इसके सैनिकों ने उन लोगों को ज़्यादातर निशाना बनाया, उनके साथ ज़्यादातर अत्याचार किया, उनका ज़्यादा शोषण किया जो गैर मुस्लिम थे, मतलब वो मुस्लिम ओरिजिनल नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। और महिलाओं को खासकर इसने निशाना बनाया, उनके साथ तरह तरह का लूटपाट, हत्या, बलात्कार जैसी इनके साथ घटनाएं की दोस्तों, समझ में आया? इतना खतरनाक सैनिक थे। जब इसका पता भारत सरकार को लगा ना, तो इसने तुरंत कार्रवाई करते हुए सेना भेजी। जब इसका पता चला, भारत सरकार को पता, तुरंत इसने सैनिकों को 1948 में भेज दिया हैदराबाद। और कुछ दिनों तक भारत सैनिक के बीच और निजाम के सैनिकों के बीच रुक रुक कर लड़ाई चली, लेकिन अंततः लास्ट में हुआ क्या? निजाम हार गया, ठीक है। इसके सैनिकों ने और इसने आत्मसमर्पण कर दिया, हार स्वीकार मान लिया, घुटने टेक दिए। और इस तरह से क्या हुआ? हैदराबाद का भारत में विलय हो गया, मिल गया। समझ में आया दोस्तों? कितना आसान है, रटना कुछ भी नहीं है। स्टोरी की तरह समझो कि हैदराबाद जो एक बहुत बड़ी रियासत थी, यहाँ का शासक निजाम था। यहाँ का राजा कौन था? निजाम। ये भारत में नहीं मिलना चाहता था, यहाँ की जनता मिलना चाहती थी क्योंकि अपने राजा से ये परेशान थी। और ये शासक निजाम जो था अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। एक साल के लिए इसने यथास्थिति बहाल रखने के लिए क्या किया? 1948 में 47 में एक समझौता किया। 47 में ही है ना? हाँ, 47 में समझौता किया। और इसके बीच, दोनों के बीच बातचीत चलती रही, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इससे, भारत को मिलना चाहती थी, लेकिन निजाम मना कर रहा था, वो उसको कुर्सी खोने का डर था। तो इसलिए लोगों ने क्या किया? इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और जब आंदोलन बड़ा होने लगा तो निजाम परेशान हो उठा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सत्ता चली जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या करा? अपने क्रूर सैनिकों को भेजा, रजाकार अर्धसैनिक बल, ताकि आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। अब इसने क्या किया? काफ़ी ज़्यादा शोषण किया, अत्याचार किया, महिलाओं को निशाना बनाया, हत्या की, डकैती की, चोरी की, ठीक है। तो जब इसका पता भारत सरकार को चला, भारत सरकार ने तुरंत सेना भेजी और इस पर दबाव बना के हस्ताक्षर करवा लिया। समझ में आया? कितना आसान है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, फिर नोट डाउन कर लो फिर इसको। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, इसका अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का विलय समझ में आ गया था ना। अब देखो, अब जानेंगे कि भारत में मणिपुर का विलय कैसे हुआ, क्योंकि यही वो दो रजवाड़े थे जिनको मिलाने में समस्याएं आई काफ़ी ज़्यादा। तो हैदराबाद का समझ में आ गया था, अब मणिपुर का देखते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर में देता है और वो वाला 6 नंबर में, क्योंकि वो बड़ा है। तो मणिपुर का स्टार्ट करते हैं। देखो, मणिपुर के जो राजा थे वो थे बोध चंद्र सिंह। कौन थे? बोध चंद्र सिंह। यहाँ के महाराजा का नाम, वन मार्क का अलग से क्वेश्चन भी देता है कि मणिपुर के शासक का नाम महाराजा बोध चंद्र सिंह, ठीक है। ऐसा भी दे देता है क्वेश्चन मैप में कि वह राज्य, भारत का वह राज्य जिससे महाराजा बोध चंद्र सिंह संबंधित थे। समझ में आया? ये मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह थे। इन्होंने ना भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। अब हुआ क्या? कर दिया था, मणिपुर के राजा को यह आश्वासन दिया गया, भारत सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता, मतलब
आंतरिक स्वायत्तता, अंदर की स्वायत्तता बरकरार रहेगी। ये भारत सरकार ने कहा कि आप साइन कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपके अंदर की वो स्वायत्तता का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, कि आप बेफिक्र साइन कर दीजिए, ठीक है। जो आपके अंदर की जनता पे जो पावर है ना, आपकी पावर बरकरार रहेगी, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं आंतरिक स्वायत्तता। तो उसी ने सरकार ने कहा कि आपकी आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, ठीक। लेकिन हुआ क्या, यहाँ की जनमत के दबाव में आकर जनता यहाँ पे विरोध करने लगी। जनमत के दबाव में आए, इन्होंने बोला चुनाव करवाने के लिए। जनमत के बाद, जनमत मानिए जनता के वोट, जनमत, लोगों ने दबाव डाला राजा पर, राजा ने चुनाव करवाया। 1948 में चुनाव हुआ मणिपुर में, यहाँ फिर आ गया राजतंत्र कायम हो गया। समझ में आया? अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। अगली बात हुई कि मणिपुर भारत का वह पहला राज्य बना, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मणिपुर भारत का पहला राज्य बना जहाँ सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाया गया। समझ में आया? अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, 11वीं मैंने पढ़ाया था। सार्वभौमिक मतलब धर्म, जाति, लिंग, रंग, इन पर भेदभाव किए बगैर। वयस्क मतलब होता है 18 साल से ऊपर जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। मताधिकार यानी मत देने का, यानी वोट देने का अधिकार। तो क्या है, धर्म, जाति, लिंग, रंग, इन पर भेदभाव किए बगैर जो 18 वर्ष से ऊपर क्या जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, सबको वोट देने का अधिकार है। समझ में आया? तो उसके आधार पर चुनाव करवाया गया मणिपुर में। तो मणिपुर वह पहला राज्य था जहां इसके बेस के आधार पर, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। समझ में आया? तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछता है मैप में कि भारत का वह राज्य जहाँ सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ, मणिपुर। ठीक, मैप में भी पूछता, वैसे भी पूछता है। समझ में आ गया ना? अब आगे मणिपुर की विलय को लेकर विधानसभा में, विधानसभा मतलब वहाँ पे जो सभा होती है, विधानसभा राज्यों में, विधानसभा में मतभेद होने लगा, मतलब विवाद होने लगा। वहाँ पे एक कांग्रेस थी उसमें और दूसरा राजनीतिक पार्टियां में। देखो मतभेद क्या हो रहा था। मणिपुर को भारत में मिलाना चाहती थी यहाँ की जो कांग्रेस थी ना मणिपुर में, क्योंकि शुरुआत में जो भारत सरकार थी वो किसकी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो यहाँ की जो कांग्रेस थी वो भारत में मिलाना चाहती थी। समझ में आया? लेकिन वहाँ की जो दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ थी ना, वो भारत में नहीं मिलाना चाहती थी, वो स्वतंत्र रखना चाहती थी ताकि उनका भी प्रभाव यहाँ बना रहे। समझ में आया? ये मतभेद हो रहा था। लास्ट में किया क्या, मणिपुर की विधानसभा को नज़रअंदाज करते हुए, मतलब उसकी बात ना सुनकर भारत सरकार ने दबाव डाला वहाँ के महाराजा पर और उससे हस्ताक्षर करवा लिया। समझ में आया? विधानसभा जाए भाड़ में, उसकी सुनी नहीं, और भारत सरकार ने क्या डाला, दबाव डाला, साइन कर, है ना। फिर उसने साइन कर दिया। इसे देखकर वहाँ के लोगों ने काफ़ी विरोध किया, ठीक है, कि हमारे यहाँ महाराजा पर ज़बरदस्ती आपने लोगों ने वो कर दिया, दबाव डालकर साइन करवा लिया, ये गलत है। और ये आज भी वर्तमान में कई बार न्यूज़ में आ जाता है, मणिपुर वाले विरोध करते हैं भारत सरकार का कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते थे, वहाँ के लोग विरोध अभी भी कर देते कई बार। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से विलय हुआ भारत में। समझ में आया दोस्तों? 1 मार्क के भी क्वेश्चन है, 4 मार्क के भी क्वेश्चन है। अब 1 नंबर का अगला क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया खत्म। कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन कब हुआ? अधिवेशन मतलब बैठक तो हुई थी 1920 में। कब हुआ? 1920 में। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको कर लो फटाफट, ठीक है ना। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? की ओर बढ़ते हैं। देखो इसका अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया और इसकी 2 सिफारिशें या कार्य बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग समझते हो? राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब राज्यों को दोबारा से बनाना। जो भारत में थे सारे रजवाड़े मिलाए गए। अब हुआ क्या, भारत की आज़ादी के बाद ना एक मामला आ गया। भारत की आज़ादी के बाद अब जो 28 राज्य देख रहे हो ना, ऐसे नहीं बना। देखो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, और समझते चलना। हुआ क्या, जब भारत आज़ाद हुआ रजवाड़ों को मिला लिया गया। अब हुआ यूँ कि भारत में भाषा धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर। भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे। अब राज्यों का बंटवारा जो होगा वो भाषा के आधार पर हो रहा है। किस आधार पे हो रहा है? भाषा के आधार पर। धर्म मत लिख देना, गलती मत करना, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। भाषा के आधार पर यहाँ पे राज्य बनेंगे और बने भी, ठीक है।
और हुआ क्या, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो बना, भारत का पहला राज्य जो 1953 में बोल देते 1953 में बना, ठीक है। 1952 दिसंबर लास्ट में बनाने की घोषणा की गई थी, 1953 भी बोल देते हैं। भारत का पहला राज्य वही बना भाषा के आधार पर। समझ में आया? इसके पीछे रीज़न है। भारत आज़ाद हो गया, अब भारत का साउथ यानी आंध्र प्रदेश से हुआ क्या, मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा चाहिए हमें, ठीक है। ये मांग उठने लगी तो भारत सरकार कुछ जवाब नहीं दे रही थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बार बार दिन पर दिन आंदोलन बढ़ रहा था। आंध्र प्रदेश के लोग बार बार मांग कर रहे थे कि भाई भाषा के आधार पर हमें अलग राज्य का दर्जा दो, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आ रहा था, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। समझ में आया? बुक में अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा राज्य पुनर्गठन आयोग में, राज्य पुनर्गठन करने में सरकार का नज़रिया क्या है, भारत सरकार का नज़रिया, तो नज़रिया ही बता रहा हूँ कि भारत सरकार का नज़रिया कुछ खास नहीं था, ठीक है। वो राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहते थे भारत सरकार, पता है क्यों? ये लोग मांग कर रहे थे बार बार, ठीक है। समझना स्टोरी की तरह, आंध्र प्रदेश के वासी लोग क्या कर रहे थे, भाषा के आधार पर अलग राज्य हमें बना दो, लेकिन नहीं, भारत सरकार कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब यहाँ पे दिन पर दिन आंदोलन बढ़ता जा रहा था, ठीक है, बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे एक व्यक्ति था पोट्टी श्रीरामुल्लू। कौन था? ये जो आप नाम देख रहे हो, पोट्टी श्रीरामुल्लू, ठीक है, पोट्टी से याद रहेगा, पोट्टी श्रीरामुल्लू। तो ये इसका नाम ही है ना, यूनिक नाम है ना। इसने क्या किया, ये यहाँ के नेता, इन्होंने 56 दिन के लिए भूख हड़ताल कर दी। कितने दिन के लिए? 56 दिन। सोच सकते हो 56 दिन कम नहीं होता है ना। नवरात्रों में हमारे हालत पंचर हो जाते हैं, 1-2 दिन रख लेते तो, 9 दिन रख लेते तो, हैं। पोट्टी श्रीरामुल्लू ने 56 दिन के लिए भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दी? भूख हड़ताल, मतलब खाना पीना नहीं खाएंगे। समझ में आया? अब 56 दिन बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोग भड़क उठे, केंद्र सरकार के खिलाफ हो गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पे उतर आए, गोलियां चलने लगी, बहुत सारे लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए, आंदोलन बढ़ता गया, लोग मरते गए। लोगों ने कई जगह बमबारी, आतंकवादी घटनाएं जैसी भी कर दी, जलाना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तब भारत सरकार ने सोचा कि अगर आप नहीं कर पाएंगे, अगर अभी कंट्रोल नहीं हो पा, अब तो करना ही पड़ेगा, अब जवाब देना ही पड़ेगा, अब राज्य का पुनर्गठन करना ही पड़ेगा भाषा के आधार पर, क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया था। मौत हो गई थी इनकी मौत की वजह से हड़कंप मच गया आंध्र प्रदेश में, लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत सारे लोगों की मौत हुई, तहस नहस मच गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो भारत सरकार ने इसी को देखते हुए जब देखा कि अब नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। किसका गठन किया? राज्य पुनर्गठन आयोग, कि भाई भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अब करना ही पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है। तो भाषा के आधार पर भारत का जो पहला राज्य बना ना, वो दिसंबर 1952 में, लास्ट का महीना 1952, तो बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है भाई, ठीक है, आंध्र प्रदेश बन जाएगा, ठीक। 1953 भी बोल देते भारत का पहला राज्य कब और कौन सा बना 1953 में, ये समझ में आया? कौन सा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आता ही आता है, समझ में आया? अब इसी के देखा देखी में आज पड़ोस वाले भी मांग करने लगे, भाई हमें भी भाषा के आधार पर अलग राज्य दो, ठीक है। तो ऐसे मांग उठने लगी। अब इसके देखा देखी में अलग राज्यों ने मांग करने लगी। अब भारत सरकार ने समस्या खड़ी हो गई, भारत सरकार करे तो करे क्या। तो इस वजह से भारत सरकार ने क्या किया दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? राज्य पुनर्गठन आयोग। नाम से पता चल रहा है राज्य पुनर्गठन, पुनर्गठन मतलब दोबारा बनाना, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? इसकी 2 सिफारिश है, सिफारिश या कार्य एक ही होता है, ठीक। उसने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और उसको कार्य दे दिया। देखो क्या कार्य है इसकी सिफारिश से। तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग हुआ ना, ये 1953 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1953 में, केंद्र सरकार द्वारा। और इसको 2 कार्य सौंपे गए, या सिफारिश भी जो भी कहो। पहला इसका कि राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। राज्यों के सीमांकन के मामले पर, सीमांकन समझते हो, मतलब एरिया, जैसे ये एरिया आंध्र प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है,
ये राजस्थान है, समझ में आया। सीमांकन मतलब बॉर्डर लाइन लगा खींचना, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेट। तो राज्य के सीमांकन के मामले पर ध्यान देना था पहला कार्य। दूसरा था राज्य का पुनर्गठन वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर करना, कि राज्य का पुनर्गठन हो रहा है तो किस भाषा के आधार पर हो रहा है। समझ में आया। ये 2 कार्य थे। 3 नंबर में क्वेश्चन कई बार दिया हुआ है, एक नंबर के भी यहीं बीच में से पूछ लेता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में। अब अगला है ये 2 से 3 नंबर में ये भी देता है अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ तथा कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, तो जो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था, ये बिल जो पास हुआ 1956 में हुआ, 3 साल बाद 53 में बना, 3 साल बाद है ना, 54, 55, 56 अधिनियम पास हो गया, और पास होते ही 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। समझ में आया। कितने बने? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर दोस्तों। अब है भारत के 2 नंबर का ये, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना, कब बना और इसके लिए भूख हड़ताल किसने की। तो भारत से बता दिया ना, आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना, 52 बोल देना। और कितने भूख हड़ताल किसने की दोस्तों, पोटी श्रीरामुलु, कितने दिन के लिए, 56 दिन के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कर लो फिर इसको। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, नए राज्यों का निर्माण कब कब हुआ। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण कब कब हुआ, ये पूछ लेता है मैप में, और वैसे भी पूछता है 1-1, 2-2 नंबर में कई बार आ जाता है, इनमें से बताऊंगा अभी। तो देख लेते हैं नए राज्यों का निर्माण जो हुआ। पहले था बम्बई प्रांत, बम्बई प्रांत, प्रांत यानी राज्य, बम्बई एक राज्य था, मुंबई जिसे आज बोलते हैं, पहले बम्बई बोलते थे। तो बम्बई यहाँ से गुजरात महाराष्ट्र बना 1960 में। ठीक है, नोट कर लेना। पंजाब प्रांत से बना हरियाणा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1966 में। असम प्रांत से बना मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में। नागालैंड बना 1963 में। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये बना 2000 में। ठीक है दोस्तों, इसमें से सबसे ज़्यादा जो कई बार आया हुआ मैप के साथ, और वैसे भी फ्रंट में 1 नंबर का क्वेश्चन वो आया है नागालैंड वाला, कि 1963 में बना राज्य, भारत का वह राज्य जो 1963 में बना, ये राज्य का दर्जा मिला, तो नागालैंड मैप में कई बार आया है, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है ना। और ये भी 1 नंबर का ये भी दे देता है कि वर्तमान में कौन सा राज्य बना और किससे काट कर बनाया गया। तो वर्तमान में कौन सा राज्य बना है, तेलंगाना। कब बना, 2014 में। किससे काट कर बना, आंध्र प्रदेश से। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। और हाँ, राज्यों का पुनर्गठन जो बताया था इससे पहले, तो राज्यों का पुनर्गठन पता है आपको भारत सरकार क्यों नहीं करना चाह रही थी। इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनके जो भारत का विभाजन हुआ था, भारत का बंटवारा हुआ था, तो वो यादें उनके मन में ना ताज़ा थी कि अभी अभी भारत का बंटवारा हुआ है, और ऐसे में हमने अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया तो देश को टूटने का खतरा हो सकता है। ठीक है, ये बातें उनके दिमाग में घूम रही थी, इसलिए वो फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहा था। समझ में आया ना। तो हमारा क्वेश्चन ये पे ख़त्म होता, पार्ट 2 हमारा सेकंड पार्ट जो था यहीं पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब अगले चैप्टर करवाऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट बुक का करवाऊंगा सीधे, फर्स्ट बुक का जो तुम्हारा सुरक्षा चैप्टर है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, दोस्तों फ़ायदा तुम्हारा उठा सके, और सारा नोट डाउन कर लेना क्योंकि आया होगा कई बार। ठीक है ना, मिलते फिर नेक्स्ट चैप्टर में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।